कितना मुश्किल है इमेजिन करना कि अमेरिका जैसे देश में एक कम्युनिटी के लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा था और इसे ना कोई रोक पा रहा था और ना ही किसी को पता था कि ये सब कौन करवा रहा है। दिस इज द केस दैट गिव बर्थ टू द FBI। 1921 ओक्लाहोमा स्टेट USA। ओसेज ट्राइब के नेटिव अमेरिकन रिजर्वेशन में मॉली बुकहार्ड परेशान थे अपनी बड़ी बहन एना ब्राउन को लेकर। एना 3 दिन से मिसिंग थी। मॉली उन लोगों में से एक थी जिसने एना को मिसिंग होने से पहले आखिरी बार देखा था। 3 दिन पहले मॉली और उसके हस्बैंड अर्नेस्ट के घर एक पार्टी थी। इसमें एना ड्रंक होकर आई थी। एना को अर्नेस्ट के भाई ब्रायन ने घर ड्रॉप किया था और उस रात के बाद से ही एना मिसिंग थी। मॉली इसलिए भी परेशान थी कि 3 साल पहले ही उसने अपनी एक और बहन मिनी को खोया था। मिनी की डेथ काफी सडन थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मिनी को कोई मिस्टीरियस इलनेस हुई है, पर मॉली को इस पूरी बात पर शक था क्योंकि उसकी बहन मिनी सिर्फ 27 साल की थी और परफेक्ट हेल्थ में थी और अब एना भी गायब थी। एना के मिसिंग होने के 1 हफ्ते बाद रिजर्वेशन की साइड हिल साइड पर एना की डिकम्पोजिंग बॉडी मिली। एना को सर पर गोली मारी गई थी। मॉली और उसकी ओसाज ट्राइब पर मुसीबत आना तो अभी सिर्फ शुरू ही हुई थी। जुलाई 1921 में मॉली की मां लिजी की अचानक ही तबीयत खराब होती जा रही थी। बहुत इलाज के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि लिजी को आखिर क्या बीमारी थी और कुछ ही दिनों में लिजी की मौत हो गई। Molly's brother-in-law Bill Smith was the first one to suspect that something is wrong. Bill was married to Molly's another sister, Rita. एक फैमिली में 3 साल के अंदर 3 मिस्टीरियस डेथ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। उसे शक था कि लिजी की मौत एक मर्डर है और उसे पॉइजन देकर मारा गया है। बिल ने अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, पर एक रात बिल स्मिथ और रीटा के घर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बिल और रीटा दोनों ही इस बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए। मॉली के लिए मर्डर्स पर्सनल होते जा रहे थे। ऑफिशियल नंबर्स ऑफ डेथ ऑफ ओसाज ट्राइब इन दीज फ्यू इयर्स जो कि सस्पिशियस मर्डर्स थे वो अब 24 हो चुका था। मतलब 24 मर्डर्स या फिर सस्पिशियस डेथ। पर इस केस को समझने के लिए हमें ओसाज ट्राइब की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नेटिव अमेरिकन्स अमेरिकन कॉन्टिनेंट के इंडिजिनस लोग थे जो कि यहाँ पे एंशिएंट टाइम से मौजूद थे। व्हाइट अमेरिकन्स के अमेरिका आने से कई हजार साल पहले से ही ये लोग इस कॉन्टिनेंट पर मौजूद थे। उन्हें इंडियंस भी कहा जाता था क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा वो इंडिया पहुंच गए हैं और उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को इंडियंस समझा। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के अमेरिका आने से नेटिव अमेरिकन्स की पॉपुलेशन काफी तेजी से डिक्लाइन होने लगी। कॉलोनाइजर्स ने यहाँ पर नई डिजीज स्प्रेड कर दी जो कि इस कॉन्टिनेंट पर पहले मौजूद नहीं थी, इंक्लूडिंग वेपनाइज्ड डिजीजेस। इनकी पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए साथ ही वायलेंस से भी इन्हें खत्म किया जाने लगा। जब अमेरिका ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स से आज़ाद होकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब USA बना, तब एक डेमोक्रेसी होने के नाते उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स को भी राइट्स दिए। इनके कल्चर और इनकी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए इनको फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डाला गया। इनके अलग से सेटलमेंट्स बनाए गए जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज अप्लाई होते थे। पर सेटलमेंट को देने में नेटिव अमेरिकन्स के साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। नेटिव अमेरिकन्स बहुत सी ट्राइब्स में डिवाइडेड थे। ओसाज ट्राइब भी उनमें से एक थी। ओसाज ट्राइब के पास करीब 100 मिलियन एकर्स की जमीन थी। इस जमीन को US गवर्नमेंट ने छीन लिया और इस जमीन पर व्हाइट अमेरिकन्स के सेटलमेंट बना दिए। ओसाज ट्राइब के कई सालों के प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार उन्हें ओक्लाहोमा स्टेट में एक बंजर जमीन दे दी गई। ये रॉक माउंटेन्स टाइप के स्ट्रक्चर थे जिसमें खेती भी अच्छे से नहीं होती थी, पर ओसाज ट्राइब ने यहाँ पे अपना रिजर्वेशन एस्टेब्लिश कर लिया। इस बार उन्होंने यहाँ की प्रॉपर्टीज खरीद ली ताकि उन्हें न्यू लॉज और पॉलिसी के बहाने से यहाँ से एक बार फिर से हटा ना दिया जाए। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट से एग्रीमेंट में एक और बात डलवा ली कि इस जमीन पर नेचुरल रिसोर्सेज पर हक सिर्फ ओसाज का होगा। इस जमीन पर कोई व्हाइट अमेरिकन कब्जा नहीं कर सकता था। इस जमीन को सिर्फ ओसाज ही आपस में खरीद और बेच सकते थे। यह एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ क्योंकि ओसाज के आने के कुछ ही सालों बाद रिजर्वेशन की जमीन पर US का लार्जेस्ट ऑयल डिपॉजिट मिल गया। इस ऑयल को निकालने के लिए ऑयल बिजनेसेस को ओसाजेस को लीज और रॉयल्टीज देनी पड़ती थी। कुछ ही सालों में यहाँ से इतना ऑयल निकाला जाने लगा कि हर एक ओसाज को हर साल करीब $100,000 मिलने लगे। कुछ ही सालों में each family became millionaires. In 1923 alone, the tribe took in more than $30 million, the equivalent today of more than $400 million. The Osage were considered one of the wealthiest people per capita in the world. Osage families के पास, जिसमें से एक मौली भी थी, मल्टीपल कार्स थी, काफी बड़े घर, कई सारे सर्वेंट्स, ओसाज फैमिलीज के लिए एक आम बात थी। The press claimed that whereas 1 out of every 11 Americans owned a car, virtually every Osage had 11 of them. Unbelievable. मॉली की शादी एक व्हाइट अमेरिकन अर्नेस्ट बर्कहार्ट से हुई थी। उनके बच्चे भी थे। ओसाज हिल्स में अर्नेस्ट के अंकल विलियम हेल का बहुत बड़ा बिजनेस था। विलियम हेल को ओसाज हिल्स का किंग भी कहा जाता था। He was considered to be a very powerful and influential man.
वो मॉली की फैमिली का भी काफ़ी अच्छा दोस्त था और मॉली की शादी के बाद उनका रिश्तेदार भी था। एना और बाकी मेंबर्स के मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसे में मॉली ने विलियम हिल से मदद मांगी। विलियम हिल ने वादा किया कि वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। पर 1920s में यूएस की पुलिस फोर्स एक प्रोफेशनल फोर्स नहीं थी। एक शेरिफ ही था जो सब कुछ संभालता था। इसलिए सरप्राइजिंग नहीं था कि एना और बाकी मर्डर्स को पुलिस सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और इस वक्त अमेरिका में रेसिज्म भी पीक पर थी। नेटिव अमेरिकन के मर्डर को अथॉरिटीज उतना सीरियसली नहीं ले रही थी। पर ओसाज ट्राइब के मेंबर्स डरे हुए थे। वो चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट खुद ये केस इन्वेस्टिगेट करे। अपनी ये रिक्वेस्ट यूएस गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए ओसाज ट्राइब के मेंबर्स ने ऑयल बिजनेसमैन बार्नी मैकब्राइड को भेजा, क्योंकि बार्नी के यूएस सरकार में अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। पर बार्नी का वॉशिंगटन पहुंचते साथ ही मर्डर कर दिया गया। उसे 20 बार स्टैब किया गया था। इस मर्डर को वार्निंग की तरह देखा गया। पर अब इतने मर्डर्स के बाद नेशनल मीडिया भी इस केस को काफी कवर कर रहा था। मॉली खुद भी बहुत बीमार रहने लगी थी। लोगों को शक था कि शायद उसे भी पॉइजन दिया जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट पर इन्वेस्टिगेशन करने का प्रेशर अब बढ़ता जा रहा था। जे एडगर हूवर, जो बाद में एफबीआई के पहले डायरेक्टर बने, इस वक्त ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी एजेंसी की काबिलियत दिखाने के लिए इस केस पर टेक ओवर कर लिया। एक स्पेशलिस्ट टीम ओसाज हिल्स भेजी गई। इन्वेस्टिगेशन टीम जल्दी ये समझ गई कि ओसाज हिल्स में कोई भी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। शायद वो किसी पावरफुल आदमी के डर की वजह से चुप थे। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन टीम ने ओसाज रिजर्वेशन में अलग अलग जगह अपने अंडरकवर एजेंट्स भेज दिए। ये वहाँ आम लोगों की तरह रहने लगे और पता लगाने की कोशिश करते रहे कि आखिर इन सब मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है। इन्वेस्टिगेशन टीम को एक और नई बात पता चली। जब टीम ने मरने वाले ओसाज मेंबर्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक किए तो उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। इनमें से बहुत से ओसाज मेंबर्स की मौत से इस शहर के किसी न किसी व्हाइट अमेरिकन का फाइनेंशियल प्रॉफिट हो रहा था। या तो किसी तरह से इनकी प्रॉपर्टी इनके पास जा रही थी, या तो किसी इंश्योरेंस स्कीम की वजह से ये व्हाइट अमेरिकन प्रॉफिट कर रहे थे। पर कोई नेटिव अमेरिकन किसी व्हाइट को अपनी पॉलिसी का नॉमिनी क्यों बनाएगा? ये जरूर एक प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। अंडरकवर एजेंट्स की रिपोर्ट से एक नाम सामने आया, विलियम हेल, किंग ऑफ द ओसाज हिल्स, मॉली के हस्बैंड, अर्नेस्ट का अंकल। अंडरकवर एजेंट्स ने यह पता लगाया कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि विलियम हेल ओसाज के ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता था और ये मर्डर्स वो ऑयल रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए ही करवा रहा था। पर इन्वेस्टिगेशन टीम कंफ्यूज थी, क्योंकि ओसाज ये प्रॉपर्टी किसी ओसाज को ही बेच सकते थे। ये प्रॉपर्टीज विलियम हिल तक आखिर कैसे पहुंच सकती थी? कोई व्हाइट आदमी इस पर हक नहीं जमा सकता था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने पर उनकी एक पैटर्न पर नजर पड़ी। मारे गए बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी सिर्फ एक इंसान के पास जा रही थी, मॉली बर्कहार्ट। और मॉली के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी जाती उसके हस्बैंड अर्नेस्ट बर्कहार्ट के पास। यही एक तरीका था जिससे एक व्हाइट अमेरिकन ओसाज की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता था, थ्रू इनहेरिटेंस बाय मैरिज। इन्वेस्टिगेशन टीम ने अर्नेस्ट को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया। उसने कन्फेस कर लिया कि सभी मर्डर्स का मास्टरमाइंड है उसका अंकल विलियम हेल। इनफैक्ट उसी ने अर्नेस्ट को मॉली से शादी करने को भी कहा था, ताकि एक दिन ओसाज की ऑयल प्रॉपर्टी उसके हाथ आ सके। अर्नेस्ट अपने अंकल के कहने पर मॉली को धीरे धीरे पॉइजन भी दे रहा था। इसमें शहर के कई लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग अर्नेस्ट का भाई ब्रायन, जिसने एना को उस दिन घर ड्रॉप किया था। एना के मर्डर में भी ब्रायन का हाथ था। विलियम हिल ने लोकल अथॉरिटीज को ब्राइब करके अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था। इसी वजह से लोकल इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसमें बॉडीज की ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स भी शामिल थे। दिस होल इंसिडेंट इज अ शॉकिंग केस ऑफ ग्रीड एंड रेसिज्म इन अमेरिका। भले ही ये मर्डर्स विलियम हेल और उसके को कॉन्स्पिरेटर्स ने किए हों, पर रेसिज्म की शुरुआत इससे काफी ऊपर से होती थी। ओसाज ट्राइब के लोग इतना अमीर होने के बाद भी अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते थे। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आपको पढ़ना चाहिए एक बुक, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून बाय अमेरिकन जर्नलिस्ट डेविड ग्रॉन। आई वॉज अमेज्ड आफ्टर रीडिंग दिस बुक। इस बुक पर एक बहुत ही क्रिटिकली एक्लेम मूवी भी बनी है, डायरेक्टेड बाय मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। ऑल्दो आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, इन दिस पर्टिकुलर केस आई विल रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ें। एंड आज के ज़माने में जब दुनिया इतनी पोलराइज हो रही है, दिस बुक इज़ अ परफेक्ट रिमाइंडर ऑफ वॉट रेसिज्म कैन लीड टू। सो ऑडियो कॉपीज फ्रॉम Amazon. And if you liked this video, please subscribe to our channel.